2nd April 2025. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day. इस दिन को ट्रम्प भैया ऐतिहासिक दिन क्यों बोल रहे हैं? और इस दिन को नाम दिया ट्रम्प भैया ने लिबरेशन डे। मगर एक्सपर्ट्स की माने तो शायद ये है वर्ल्ड रिसेशन डे या फिर वर्ल्ड वॉर 3.0, जो कि युद्ध मैदानों में ना लड़के इकोनॉमी के लिए लड़ा जा रहा है। तो अब मेरे जैसे और आपके जैसे भोली भाली जनता को क्या फर्क पड़ता है ट्रम्प के टैरिफ से, यूएस चाइना के ट्रेड वॉर से, इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, एज ए इन्वेस्टर मेरे को और आपको क्या इंपैक्ट है, ये सब चीज आज हम इस वीडियो के अंदर डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहां से शुरू करेंगे जहां से शुरुआत हुई। पार्ट 1, फ्लैशबैक टू 2018 ट्रेड वॉर। बात शुरू होती है 2018 से, जब ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट बने पहली बार। तब उनका पहला टारगेट था यूएस का ट्रेड डेफिसिट कम करना, और स्पेशली चाइना से। ट्रेड डेफिसिट यानी एक कंट्री जितना एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है उसके बीच का गैप। अगर आपके इंपोर्ट्स किसी कंट्री से ज्यादा हैं, यानी इंपोर्ट्स किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं, तो वो है ट्रेड डेफिसिट। यूएस का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट गैप बहुत बड़ा है। अप्रैल 2018 के अंदर ट्रम्प और जी जिनपिंग ने मीटिंग करी, मगर कोई ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। Today I'm directing the United States Trade Representative to examine China's policies, practices, and actions with regard to the forced transfers of American technology and the theft of American intellectual property. ट्रम्प ने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई। क्या चाइना यूएस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है? इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवाने पे पता चला कि लगभग यूएस को इससे $600 बिलियन का लॉस हो रहा है। और इसके बाद यूएस ने चाइना के सोलर पैनल्स पर लगाए 30% का टैरिफ। बट ये सब 2018 की बात है। बट चाइना भी किसी के सामने झुकने वाला था नहीं। US President Donald Trump's extra 10% duty on Chinese goods took effect on Tuesday, doubling the levy from last month. बीजिंग ने जवाब में यूएस के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर 15 से 25% का टैरिफ लगाया, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, पॉर्क, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर ट्रम्प और चाइना ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे कि ना मेसी ना रोनाल्डो, कोई अपने आप को कम नहीं समझता। वैसे ही ना ट्रम्प ना जी जिनपिंग, कोई अपने आप को कम नहीं समझता। ट्रम्प ने इस चीज का रेस्पॉन्स किया 25% और टैरिफ बढ़ाकर, और इस बार प्रोडक्ट्स थे मेडिकल, मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टिट फॉर टैट दोनों के बीच में 3 बार चला। फिर जून 2019 के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में हुई फेज 1 ट्रेड डील। फेज 1 ट्रेड डील का एक ही मकसद था। यूएस बोलता है मेरा आपके साथ ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम करो, आप यूएस का माल थोड़ा ज्यादा इंपोर्ट करो। और चाइना ने प्रॉमिस किया कि हम $200 बिलियन के गुड्स लेंगे यूएस से। मगर आप जानते हो उस प्रॉमिस का क्या हुआ? चाइना ने कभी अपनी प्रॉमिस फॉलो करी है? अगर आपको लगता है करी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और आपको लगता है नहीं करी है तो वो भी कमेंट करके बताएं। फिर आते हैं 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो चाइना के ऊपर 60% के टैरिफ्स लगाऊंगा। और उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये आती है ऐतिहासिक डेट 2 अप्रैल 2025, जिसमें यूएस ने वर्ल्ड ओवर नॉट जस्ट चाइना बल्कि सारे कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Jobs and factories will come roaring back into our country, and you see it happening already. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. अब एक बार समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब क्या है। यूएस बोलता है जो कंट्री मेरे पे जितना टैरिफ लगाता है मैं उसके हिसाब से टैरिफ लगाऊंगा। पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाए, क्योंकि कई कंट्रीज तो टैरिफ्स लगाते ही नहीं। ये टैरिफ का फॉर्मूला ट्रम्प ने इंटरनली डिजाइन कराया अपनी पॉलिसी टीम से। फॉर्मूला क्या था? बहुत ही सिंपल। हमारा उस कंट्री के साथ जितना इंपोर्ट है माइनस जो एक्सपोर्ट्स है, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट से निकल गया उस कंट्री के साथ का ट्रेड डेफिसिट, उसको डिवाइड कर दिया फिर से इंपोर्ट से। तो जो ट्रम्प के पॉलिसी मेकर्स ने फॉर्मूला यूज किया उसको समझते हैं एग्जांपल से। लेट्स से यूएस इंडिया से इंपोर्ट करता है $100 बिलियन का, और यूएस इंडिया को एक्सपोर्ट करता है $48 बिलियन का। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हुआ $52 बिलियन का। इसका उन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला बनाया, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाय टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया।
तो लेट्स से इंडिया का टैरिफ कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 100 माइनस 48 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 52%। तो उन्होंने बोला सिंपली कि ये ट्रेड डेफिसिट से जो हमारा टैरिफ रेट आया है वो 52% आया है और हम इसके जवाब में हाफ यानी 26% का टैरिफ इंडिया पे इंपोज करते हैं। ऐसे ही वियतनाम पे 90%, ऐसे ही चाइना पे 54% का टैरिफ। यहां से शुरू हुई यूएस और चाइना के बीच की ट्रेड वॉर। जब यूएस ने 54% का टैरिफ लगाया तो जवाब में चाइना ने भी टैरिफ लगाया। फिर यूएस ने टैरिफ और बढ़ाया 104%, फिर चाइना ने टैरिफ बढ़ाया, फिर यूएस ने टैरिफ बढ़ाया 125%, फिर चाइना ने 125% किया, फिर यूएस ने कर दिया 144%। ये तो दोनों वैसे खेल रहे हैं जैसे कोई एक संगीत के अंदर दो लोगों के बीच का कंपटीशन चल रहा हो। तो चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ कि ट्रंप के इस टैरिफ अनाउंसमेंट का इंडिया के कौन से सेक्टर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। जब ट्रंप ने 2025 में फिर से टैरिफ्स बढ़ाए तो बोला गया कि ये डिसीजन यूएस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेजरी और जॉब्स के लिए है। वैसे तो इस पॉलिसी को नाम दिया गया अमेरिका फर्स्ट, मगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये पॉलिसी हो गई है अमेरिका अलोन। अब इम्पैक्ट की बात करें, North American stock markets have just closed after a brutal day of trading. They took a massive tumble. In New York, where Wall Street took another dive today, the Dow fell roughly 2,200 points, about 5%. Thursday's losses making this the worst two-day streak for the market since the early days of the COVID pandemic. President Trump says the markets are going to boom. इंडिया के जिन सेक्टर्स के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है वो है स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टर्स। मगर यहीं पे कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको इस टैरिफ वॉर से बाहर रखा गया है, जैसे कि फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, कॉपर और एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ये सेक्टर्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मान के चलिए अगर यूएस और चाइना दोनों वॉर में चलते हैं और इकोनॉमी स्लो डाउन में जाती है तो सिर्फ ये दोनों कंट्रीज नहीं, पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट होने वाला है इससे। मूविंग ऑन टू पार्ट 3, एज ए इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस ट्रेड वॉर के बीच इन्वेस्टर्स क्या करें। सबसे पहले स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफाई करो। इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करो। ना सिर्फ पूरा पैसा इंडिया में डालो बल्कि ग्लोबली देखिए कि कौन सी कंपनीज और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत सस्ते और चीप में मिल रहे हैं आज की डेट के अंदर। उन कंपनीज या उन सेक्टर्स के अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सेकंड स्ट्रैटेजी, सेक्टर रोटेशन को समझो। हर समय एक सेक्टर टॉप पे नहीं चलता। अभी जो टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड वॉर चल रहे हैं उसके वजह से इंडिया के स्टील, एल्यूमिनियम, आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर की बड़ी डिमांड आती है बाहर से। अगर बाहर रिसेशन आया तो आईटी सेक्टर भी इंडिया का इंपैक्ट होने वाला है। तो ऐसे सेक्टर्स से आप थोड़ा सा बच के रहें या लिमिटेड एक्सपोजर लें। वहीं पे सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, एफएमसीजी, रेलवेज, ऐसे सेक्टर्स जो कि डोमेस्टिक डिमांड के भरोसे चलते हैं, उन सेक्टर्स के अंदर बेट ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एसआईपी चालू रखना। अगर इस समय के ऊपर आप लोग डर के मारे एसआईपी बंद कर रहे हो या एसआईपी कट डाउन कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है और हो सकता है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ आप। आज जो चीज़ आपको जितनी सस्ती मिल रही है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, बस इतना ही समय है। उसके बाद ये सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे फिर से। तो ऐसे समय के ऊपर एसआईपी चालू रखने से आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी और आप उसी पैसे के अंदर ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो एसआईपी कंटिन्यू रखें, हो सके तो थोड़ी सी टॉप अप कर दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना कैश फ्लो खुद मॉनिटर करें। इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती। इमरजेंसी फंड ना सिर्फ आपकी इमरजेंसी की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा बल्कि ऐसे समय के ऊपर जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने में भी मदद करता है। अगर आपको इमरजेंसी फंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी इमरजेंसी फंड के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो चेक करना ना भूलें। और याद रखना दोस्त, ये वक्त पैनिक का नहीं प्लानिंग का है, क्योंकि जो समय के साथ इन्वेस्ट करते हैं वही ग्रो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। और अगर आपको स्ट्रैटेजी समझनी है कि इस गिरते हुए मार्केट के अंदर प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं कि जब दुनिया के 100 अमीर लोगों में से 90 लोगों की वेल्थ वाइप आउट हो रही है तो वो कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं 2025 के अंदर, तो स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।